प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है टोटल 7 अपना चल रहा था। प्रॉफिट दिया हुआ है 9, 10, 10, 11, 11, 12 और करंट ईयर है 12, 13। प्रॉफिट को इस तरफ रखता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही साल का आएगा 2012-13 करंट ईयर का 12-13 का। रेडी हो जाओगे तो बताओ। रेडी है। चलो प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 9, 10 का 469, देन 546, उसके बाद में 405 और करंट ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1100। अच्छा मेरा वीडियो ऑन रहेगा तो तुम लोग को ये वाला पार्ट दिखाई देता है ना पूरा? वीडियो बीच में नहीं आता ना? तो कौन सा लाभ मेरा जो वीडियो दिख वाला, रहा है आपका? हाँ लेकिन वो तुम लोग का कुछ ये लिखा हुआ उसके पीछे ढक नहीं रहा है ना? नहीं सर। नहीं क्योंकि मुझे तुम लोग का स्क्रीन का व्यू कैसे रहता है ना वो आइडिया नहीं है। तो मोबाइल में मोस्टली जिसका रहेगा ना उसको प्रॉब्लम रहेगा, बाकी जो पीसी पे और टैब पे उन लोग को प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके तो मोबाइल वाले तुम लोग को वो मोबाइल पे तो करो, एडजस्ट कोई होता प्रॉब्लम है नहीं है। सर। अच्छा उसको मूव कर सकते हैं क्या वो जो हाँ सर। देगा वो? ओके ओके ठीक है। चलो तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दिया। अभी अपने को टैक्स रेट यहाँ पे अगेन सब में दिया हुआ नहीं है। हमने पूरा सम रेडी किया, टैक्स रेट नहीं दिया था, लेकिन ये एक लाइन दिया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी मेड इज सफिशिएंट। ठीक है तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे है 300 का, तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स सफिशिएंट है 100 बता रहे, तो ऐड टैक्स
तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो करंट ईयर में 300 का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो प्रॉपर है, ऐसा उन्होंने बताया। तो बिफोर टैक्स आएगा 1400। तो ना टैक्स का रेट निकाल सकते हैं यहाँ से। टैक्स रेट इक्वल टू 300 डिवाइड बाय, मैं क्या करूँ, 1100 करूँ या 1400 करूँ? तो 1400। 1400 बिफोर टैक्स पे वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो 300 डिवाइड बाय 1400 कितना होगा? तो 21.43। 21.43। ठीक है, ये टैक्स रेट अपने को मिल गया। बस अब ये टैक्स रेट लेके अपने को वर्किंग करना है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स सपोज 100 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 है तो टैक्स है 21.43। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 100 माइनस 21.43, यानी 78.57। ये एक काम करते, ये 4 डिजिट पे रखते ताकि थोड़ा प्रॉपर आंसर मिले। ये कितना, वापस एक बार चेक करना, 21.43 आगे 21.4286। 4286। 0.4286। ठीक है, 4286। तो अगर ये 21.4286 है तो ये आना चाहिए 78.5714। ठीक है, तो 78.5714 वो 469 544 546 405 है। तो 100 कितना, डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। 469 इंटू 100 डिवाइड बाय 78.5714। फाइव 96.91 694.91 515.45। एक बार चेक कर लो तुम लोग भी। राइट। ओके, चलो अभी वन बाय वन एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। First one, the resale value of premises and land is 1,200 lakhs and that of plant and machinery is 2,400 lakhs. So, fair values of assets. Premises and land 1,200. Plant and machinery 2,400. डेप्रिसिएशन में बहुत बड़ा झमेला है तो उसको थोड़ा प्रॉपरली अपने को करना पड़ेगा। To rectify profits given, first charge
depreciation on all fixed assets. To give effect of revaluation, charge or record additional or saving in depreciation. ठीक है, तो पहला प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर असेट के ऊपर, क्योंकि वो चार्ज हुआ ही नहीं है, और उसके बाद में रिवैल्यूएशन का नंबर आएगा। तो अभी पहले डेप्रिसिएशन जो चार्ज नहीं हुआ है वो अपन चार्ज करते हैं, तो लेस डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अपने को 1 बाय 1 सभी का चार्ज करना पड़ेगा। पहला लेते हैं प्रीमाइसेस का डेप्रिसिएशन। प्रीमाइसेस का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2%। तो 400 का प्रीमाइसेस है, 400 का 2%, ठीक है, हर साल के लिए अपने को चार्ज करना है। ₹8 का डेप्रिसिएशन आएगा, जो हर जगह पे अपने को माइनस करना है। वैसे ही सेम वे ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%, उसका वैल्यू है 3000, तो 3000 पे 10%, 300 रुपया। वैसे ही मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पे 20% डेप्रिसिएशन है ऑन 40 फॉर 6 मंथ्स, तो 40 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 4 का डेप्रिसिएशन आएगा मोटर व्हीकल पे। इससे अपना हर साल का प्रॉफिट रेक्टिफाई हुआ। मोटर व्हीकल करंट ईयर में खरीदा है, तो उसका डेप्रिसिएशन उसके पहले के साल में नहीं रहेगा, सिर्फ करंट ईयर में उसका इफेक्ट आएगा। Note number 6. Any adjustment in profit pertaining to a particular year only will be affected in respective year. However, any adjustment relating to future will be given effect after average profit is calculated, since effect is applicable for all future years. देखो, अब जैसे ये जो डेप्रिसिएशन है व्हीकल का, तो सिर्फ करंट ईयर को अफेक्ट कर रहा है। तो जो भी ऐसे आइटम्स जो करंट ईयर को ही अफेक्ट कर रहे हैं,
उसका इफेक्ट तुम लोग को वही साल में देना है। ठीक है, अब ये पहला सम है, इसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा नया सिस्टम देखने को मिलेगा, बाकी यही अपन फॉलो करते हैं। आई थिंक बेसिक थिंग सिखाने के टाइम पे मैंने वो वैसे ही आई थिंक बताया था, एक बार देख लेता हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पे जब ये एफएमपी अपन सीख रहे थे तो मैंने बताया था कि पहले तुम लोग ये सबका ईयर वाइज इफेक्ट दोगे, बाद में तुम लोग उसका एवरेज निकालोगे, और एवरेज निकालने के बाद में जो फ्यूचर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, जैसे ये डेप्रिसिएशन का चेंजेस वगैरह, ठीक है, आइदर इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन और सेविंग इन डेप्रिसिएशन वगैरह, वो सब इफेक्ट तुम लोग एवरेज निकालने के बाद दोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टेज में है वो पहला पार्ट है कि जहाँ पे अपन रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ईयर वाइज प्रॉफिट में, और ये जो वैल्यू बढ़ गया उसका जो डेप्रिसिएशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो अपने को पहले ये एवरेज लेना पड़ेगा 4 साल के प्रॉफिट का, और एवरेज में वो प्लस माइनस करना पड़ेगा। फ्यूचर के हर एडजस्टमेंट तुम लोग को एवरेज करने के बाद देना है, रिवैल्यूएशन का जो भी इफेक्ट है वो सब एवरेज करने के बाद देना है। समझ में आया क्या एवरीवन? यस सर। ओके, तो इसके लिए ये वाला पार्ट अपन अभी फॉर द टाइम भी पेंडिंग रखते हैं कि हम लोग को इसका रिवैल्यूएशन वाला इफेक्ट देना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट, मोटर व्हीकल का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, मोटर व्हीकल का रिवैल्यूड अमाउंट दिया नहीं था, लेकिन मोटर व्हीकल यहाँ पे है 40, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ करंट ईयर का 4 रुपए का, तो मोटर व्हीकल का रेक्टिफाइड अमाउंट अपने को मिल जाएगा 40 माइनस 4 36। ठीक है, 4 करंट ईयर का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का, तो ये अपना WDV रेक्टिफाइड अपने को मिल रहा है। यहाँ तक लिख के हो गया है सभी का? यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट 1 पार्टली कंप्लीट है, इसका डेप्रिसिएशन वाला इफेक्ट बाकी है। एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 3 वो भी अपने को वहां पे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1500 lakhs। नोट नंबर 7, इन्वेस्टमेंट इज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, hence it is considered as trade investment। ठीक है, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1500। और इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म नेचर का ही है। ठीक है, तो जैसे फिक्स्ड एसेट अगर रिवैल्यू होता है तो हम लोग उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देते हैं। मुझे बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू हुआ तो उसका इनकम फेस वैल्यू पे डिपेंड है कि मार्केट प्राइस पे डिपेंड है? इन्वेस्टमेंट का जो इनकम रहता है, जैसे इंटरेस्ट का रेट या डिविडेंड का परसेंटेज वगैरह, वो फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है कि मार्केट प्राइस पे अप्लाई होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। तो अगर ये मार्केट प्राइस चेंज हो भी गया, ठीक है, मार्केट प्राइस अगर चेंज हुआ भी, तो उसका इफेक्ट इनकम के ऊपर तो कोई होने वाला है नहीं। अगर कोई इक्विटी शेयर है कोई कंपनी का, अगर उसका शेयर का भाव गिर गया तो कंपनी जो डिविडेंड देने वाली है वो मार्केट प्राइस पे थोड़ी देती है, वो तो फेस वैल्यू पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के इनकम के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसके लिए एफएमपी वाला पार्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है।
since investment income depends on face value, no effect is required on FMP for since there is no change in income from investment. पॉइंट समझा सभी को? एवरीवन? Yes. ओके, तुम लोग को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? ब्रेक नहीं हो रहा है ना? हाँ सर, क्लियर है. चलो, तो इन्वेस्टमेंट हमने कवर कर लिया, ये पॉइंट अपना कवर हो गया. 10% ऑफ बुक डेट्स आर बैड. ठीक है, तो बुक डेट्स यहाँ पे दिया 400, उसका 10% बैड डेट्स 400 माइनस 10% तो 360. मुझे बताओ, ये जो 40 रुपया बैड डेट्स है, ये सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दूं मैं? लेस होगा फिर कौन से ईयर से? करंट ईयर से होगा 12-13 12-13 सर. 12-13 करंट ईयर से. करंट ईयर का बैड डेट्स है तो करंट ईयर के P&L को अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो लेस हो जाएगा बैड डेट्स 40. ये पॉइंट नंबर 5 हो गया अपना. Company also revealed that depreciation was not charged to P&L account and provision for tax already made is sufficient. ये depreciation हमने चार्ज कर लिया है अभी, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है. यहाँ पे जो गलत था, depreciation चार्ज नहीं हुआ था, वो हमने अभी रिकॉर्ड कर लिया है. सिमिलर कंपनी, ये पॉइंट एप्लीकेबल है फॉर NRR, तो जब ये NRR के पॉइंट पे आएगा तभी ये फॉलो करते हैं. प्रॉफिट दिया हुआ था 7-8 से लेके अभी तक का, 7-8 और 8-9 का लॉकआउट की वजह से एबनॉर्मल प्रॉफिट था, हमने वो इग्नोर कर दिया है. प्रॉफिट बाकी का हमने ले लिया है. ओके, तो बाकी का सब एडजस्टमेंट हो चुका है. एक ये एडजस्टमेंट बाकी है, जो रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो वाला पार्ट बाकी है. बाकी का एडजस्टमेंट हो चुका है. तो रिमेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज देना स्टार्ट करते हैं. गुडविल नहीं आएगा, परचेस्ड ऐसा बोला नहीं है. प्रीमाइसेस ले लिया, प्लांट मोटर व्हीकल ले लिया, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स. बुक डेट्स आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, कैश एंड बैंक. डिस्काउंटेड डिबेंचर अंडरराइटिंग कमीशन दोनों मिसलेनियस है, वो नहीं आएगा. तो टोटल असेट्स सबको ऐड करेंगे 6918. उसमें से माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज
फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर रिजर्व नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स सफिशिएंट बोला है 300 का 300 ही आएगा। %5 डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स। P&L अकाउंट नहीं आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो टोटल लाइबिलिटीज और हम लोग को मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 6918 माइनस 2800 4118। एक बार चेक कर लो तुम लोग भी। राइट है सर। राइट है, ओके। ये हर साल का प्रॉफिट निकालो, रेक्टिफाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $469 इंक्लूड मत करना, 469 ही कन्वर्ट करके 596 हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करने के बाद प्रॉफिट, तो 596 से लेके यहाँ तक। डन सर। देन हाँ। ओके, अभी ये जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने निकाला ना, इसका एवरेज निकालो। $288.91 प्लस 386.91 प्लस 207.45 प्लस 1048 डिवाइड बाय 4। $482.8175। 482.8175 82 ले लेते हैं। अब इसमें अपना जो पहला एडजस्टमेंट पेंडिंग है, ये इंक्रीज और डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, उसका इफेक्ट अपन ले लेते हैं। तो रीसेल वैल्यू ऑफ प्रीमाइसेस इन लैंड 1200 lakhs बोला है, यहाँ पे 400 lakhs, तो 800 पे डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, 800 पे डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, तो वो लेस करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 1200 माइनस 400, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 2%, 1200 माइनस 400, उसके ऊपर 2%, 16।
वैसे सेम वे प्लांट एंड मशीनरी का 2400 नया वैल्यू आ गया, जूना वैल्यू 3000 था, तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, तो ऐड होगा सेविंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जूना वैल्यू 3000 था, नया वैल्यू 2400 हो गया। उसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10%, तो 600 पे 10% यानी 60 रुपीज का डेप्रिसिएशन का सेविंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 अभी पूरी तरह कवर हो गया, 2, 3 भी कवर हो गए, 4, 5, 6 हो गया है, 7 NRR से रिलेटेड है, 8 कवर हो गया है, प्रॉफिट हमने पहले ही ले लिया, तो हो गए सब एडजस्टमेंट हो गए। अभी इसे क्लोज करके हम लोग को मिलेगा FMP बिफोर टैक्स, $526.82। सर हाँ सर वो मोटर व्हीकल पे कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना था ना, क्यों हाफ ईयरली कर रही? वो लेना है बराबर। लेस होगा डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल फॉर 6 months। तो 40 का मोटर व्हीकल है, उसके ऊपर 20% 6 months का लेना पड़ेगा। फोर ये है FMP बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स का रेट हमने निकाल के रखा है 21.4286, हम लोग को मिलेगा FMP आफ्टर टैक्स। $410.79 मिल रहा है क्या, चेक करो। यस सर। Yes. लिख के होगा तो बताना। हो गया सर। Done. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। स्टेप नंबर 3, 3। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे अपने पास एक ही साल का कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 वाला अपन यूज नहीं कर पाएंगे, अपन दूसरा जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन कौन सा, तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
डिविडेंड वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे देखो हम लोग को एफएमपी नहीं लेना है, वो तो एवरेज है 4 साल का। अपने को लेना है करंट ईयर का रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 1100 रेक्टिफाइड नहीं है, 1100 में डेप्रिसिएशन बैड डेट्स ये सब चार्ज करना बाकी था। ठीक है, तो अपना रेक्टिफाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1048 है, 1048 बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस किया 21.4286% के हिसाब से, तो अपने को रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 4118, उसमें माइनस करेंगे हाफ इंटू रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो मिलेगा हाफ इंटू प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1048 माइनस 21.4286%। कितना आ रहा है? 411.55 आ रहा है। एवरीवन आ रहा है क्या ये? हाँ सर। यहाँ पे एनआरआर में भी झोल है थोड़ा। हो गया यहाँ तक लिख के? डन सर। अब ये पॉइंट रीड करते हैं, पॉइंट नंबर 7। एवरीवन हो गया है ना लिख के? बाकी लोग? हो गया सर। यस सर, हो गया। चलो अभी ये पॉइंट रीड करते हैं। ये एनआरआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है। वो लोग क्या बता रहे हैं? इन अ सिमिलर कंपनी द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सेम डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन यानी कि सेम फेस वैल्यू, फेस वैल्यू डिनोमिनेशन को दूसरा मींस फेस वैल्यू को दूसरा वर्ड डिनोमिनेशन और नॉमिनल वैल्यू। तो सिमिलर कंपनी, इन सिमिलर कंपनी, अपने कंपनी का नहीं, कोई और कंपनी जो अपने से सिमिलर है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द सेम डिनोमिनेशन इज ₹25 per share. In such company, dividend is consistently paid during last 5 years at the rate of 25%. मुझे बताओ 25% किसका रहता है, मार्केट प्राइस का या फेस वैल्यू का? फेस वैल्यू का। ऑलवेज फेस वैल्यू का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फेस वैल्यू दिया है 10 रुपीज और यहाँ पे बोला है कि सेम डिनोमिनेशन है, यानी कि जो दूसरा सिमिलर कंपनी है उसका भी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज ही है, उसके ऊपर वो 25% डिविडेंड पे करता है।
face value of share for similar company, face value of share 10 rupees है, dividend at the rate of 25%, तो 10 का 25%, ₹2.5 का डिविडेंड कंपनी पे करेगी। मार्केट प्राइस कितना है? तो मार्केट प्राइस 25 रुपया है, 25, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अगर मुझे ये कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा, तो मुझे शेयर कौन से प्राइस पे मिलेगा, 10 में या 25 में? 25। 25। हाँ सर। तो 25 रुपीज अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक शेयर में खरीदूंगा, तो मुझे उसके ऊपर 2.5 रुपीज का इनकम होगा, यानी कि मुझे कितना % रिटर्न मिल रहा है? तो डिविडेंड डिवाइड बाय एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, इंटू 100, तो 2.5 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, %10 आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो ये एनआरआर है, लेकिन ये किसका है, अपना है या सिमिलर कंपनी का है? ये जो डेटा था वो किसका था, अपनी कंपनी का था कि सिमिलर कंपनी का था? सिमिलर कंपनी। सिमिलर कंपनी। सिमिलर कंपनी, ये अपनी कंपनी का नहीं है। तो अपनी कंपनी में सिचुएशन क्या है वो तो बता रहे, देखो, कॉन्ट्रेरी टू दिस, इससे ऑपोजिट, इससे अलग, डोमेस्टिक लिमिटेड, डोमेस्टिक यानी कि अपना कंपनी, ठीक है। तो डोमेस्टिक लिमिटेड हैविंग मार्क्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड इन केस ऑफ डिविडेंड पेमेंट। अभी स्टार्ट हो रहा है अपना स्टोरी। डिविडेंड ऑफ सिमिलर कंपनी is constant. However, dividend of domestic limited is fluctuating. तो अभी मुझे बताओ, इस कंपेयर टू सिमिलर कंपनी, अपनी कंपनी में रिस्क ज्यादा है कि कम है? अगर सिमिलर कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे करता है, वहां पे क्लियरली लिखा है कंसिस्टेंट डिविडेंड पे किया है ड्यूरिंग लास्ट 5 years एट द रेट ऑफ 25%, यानी कि वो लोग कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, हर साल 25% डिविडेंड पे करते ही है। अपनी कंपनी का डिविडेंड मार्क अपवर्ड या डाउनवर्ड, यानी कि कभी ज्यादा पे होता है, कभी कम पे होता है। तो अपना कंपनी का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है। तो ज्यादा सेफ कौन, अपन या सिमिलर कंपनी? हम लोग। सेफ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सेफ कौन सा कंपनी? सर सिमिलर कंपनी। सिमिलर कंपनी, क्योंकि अगर वहां पे अगर पैसा डाला, जैसे आईटीसी जैसे कंपनी में अगर पैसा डाला कि जो रेगुलरली प्रॉपर डिविडेंड पे करता है हर साल, उसका ऑलमोस्ट फिक्स डिविडेंड पॉलिसी सालों से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में वहां पर रिस्क कम रहेगा, तो रिटर्न्स भी कम रहेगा। और अगर अपनी कंपनी में डिविडेंड फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो अपनी कंपनी में रिस्क ज्यादा है। अगर रिस्क ज्यादा, तो रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा कि कम एक्सपेक्ट करेगा? रिस्क ज्यादा है अपनी कंपनी में, ज्यादा सर। तो रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। हाँ सर। Therefore, risk involved in domestic limited is higher as compared to similar company. Hence, NRR of domestic limited should be increased
by risk premium in absence of information. Risk premium of 1% is added. Therefore, NRR of domestic limited equal to 10 plus 1 equal to 11%. क्या लिखा समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एवरीवन, समझ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, ये ऐसा एग्जांपल हमने कवर किया था, जो भी बेसिक थिंग सीख रहे थे ना, तभी मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था। हाँ सर, वो पॉलिसी समथिंग जहाँ पे कुछ पॉलिसी फुलफिल ना हो तो उसका रिस्क प्रीमियम ऐड होता है। बराबर, वहाँ पे हमने रिस्क हर एक डिफॉल्टिंग कंडीशन के लिए हमने ऐड किया था। हाँ जैसे यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल नहीं होना, वो भी रिस्क इंडिकेट करता है, तो उसका 1% प्रीमियम ऐड किया। चलो अभी लिख के होगा तो बताओ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। डन सर। ओके, बाकी लोग आगे बढ़े क्या? हाँ सर। Yes, sir. Next step, step number 5, normal profit equal to average capital employed into NRR percentage. The average capital employed 3706.45 into 11%. कितना आ रहा है? 407.71. राइट 407.71. Step number 6, super profit. तो FMP माइनस, एग्जाम में फॉर्मूलाज लिखना, डायरेक्ट वो नंबर्स मत लिखना, मार्क्स कट करेगा वो लोग। FMP 410.79 minus 407.71.
3.08 बराबर है क्या? Yes, sir. स्टेप नंबर 7 गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू कुछ दिया था नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस 4 इयर्स परचेस बोला है. तो 3.08 into 4 years. $12.32. 32 बराबर. फाइनली सम खत्म हुआ. Done, sir. बाकी सबका भी हो गया है. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 4 ये तुम लोग को मैं होमवर्क देने वाला हूँ. जस्ट आंसर मींस क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. Negotiations is going on to transfer A Limited on the basis of balance sheet and additional information given below. तो A Limited को अपन ट्रांसफर करने वाले, ट्रांसफर यानी कि सेल करने वाले. तो A Limited का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड क्रेडिटर्स. तो सिर्फ क्रेडिटर्स आएगा. गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक. तो गुडविल अगर परचेज रहेगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा. बाकी का हर असेट आएगा. इन्वेस्टमेंट भी ट्रेड रहेगा तो आएगा, बाकी नहीं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 13-14 यानी कि करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹6 लाख, इंक्लूडिंग 10,000 इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. 10,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे इंक्लूड है और बिफोर टैक्स दिया है. However, additional amount of 50,000 per annum shall be required to be spent for smooth running of the business. Additional amount यानी कि फ्यूचर का एक्सपेंस. क्या करोगे इसको? Minus. और FMD में ये करेंगे. माइनस हो जाएगा, बराबर. एफएमपी में फ्यूचर एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए तो बोल रहे कि 50,000 का और एक्सपेंस लगेगा. The market value of land and building and plant and machinery are estimated at ₹9 lakh and 10 lakh respectively. Land and building और plant and machinery, तो इसका additional depreciation आ जाएगा. In order to match the above figure, further depreciation to the extent of 40,000 should be taken into consideration. रेट देने की जगह पे एडिशनल डिप्रिसिएशन का अमाउंट ही बता दिया. पहले उन्होंने बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी इसको रीवैल्यू करो 9 लाख और 10 लाख, और बाद में लोग बता रहे कि ये अमाउंट को मैच करने के लिए एडिशनल डिप्रिसिएशन 40,000 का रिकॉर्ड कर. तो ये इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है, माइनस हो जाएगा. कैपिटल एम्प्लॉयड में रीवैल्यूड अमाउंट आएगा और ये एफएमपी से माइनस होगा. इनकम टैक्स में भी टेकन एट 30%. ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, उसको आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा.
Return on capital is 20% before tax may be considered as normal for this business for the present stage. अपन ये जो NRR लेते हैं वो NRR बिफोर टैक्स लेना चाहिए कि आफ्टर टैक्स लेना चाहिए? क्या लगता है तुम लोग को? आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स ही थे ना सर, अब तक जितने की क्वेश्चन तो आफ्टर टैक्स ही थे। बराबर। अपन FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं तो अपने को सुपर प्रॉफिट आता है। तो अगर FMP आफ्टर टैक्स वाला है और नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला है तो वो कंपेरेबल नहीं है। तो अगर FMP आफ्टर टैक्स है तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्स चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए NRR वो भी आफ्टर टैक्स वाला यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर 20% बिफोर टैक्स वाला NRR है, टैक्स रेट 30% है, तो 20 माइनस 30% आफ्टर टैक्स वाला NRR कितना आएगा? 20 माइनस 30% 14। 14. तो ये 14% NRR है। ये ध्यान में रखना, ये जानबूझ के लोग ने बिफोर टैक्स दिया है कि बच्चे लोग ये 20% लेके सम सॉल्व कर ले। ये आफ्टर टैक्स चाहिए हर सम में, ठीक है, पूरे चैप्टर में। For the purpose of determining the rate of return, profit for this year, after the aforesaid adjustment may be taken as expected average profit. Similarly, average trading capital employed is also to be considered on the basis of position in this. तो एक ही साल का प्रॉफिट दिया है तो वो बोल रहे कि इसी को FMP करके कंसिडर कर लो। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये एक ही साल का बैलेंस शीट दिया तो उससे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लो। It has been agreed that 3 years purchase of super profit shall be taken as the value of goodwill for the purpose of this deal. You are requested to calculate value of goodwill for the company. 3 years purchase अपने को लेना है। तो ये एक सम तुम लोग ट्राई करो तो तुम लोग को भी ऑटोमेटिकली थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि स्टेप बाय स्टेप अपने को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो आई थिंक अपना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 होमवर्क दिया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला जो पार्ट है वो अपना खत्म होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब वो पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे अपन बस करते हैं।